में किसी का नहीं है। चलो ठीक है, केंद्र O वाले एक वृत्त में AB व्यास है, ठीक है। तो यह रहा तुम्हारा वृत्त, ये रहा केंद्र O और ये रहा AB व्यास, और यहां पर CD एक जीवा है, CD एक जीवा है, जिस वजह से ABCD अगर बोल रहा है तो यहां पर C लिखना पड़ेगा, यहां C यहां D, जिस वजह से ABCD एक समलंब है। ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, इसका नाम लिखना ना बड़ा जरूरी होता है। अब अगर मैं ABCD कर देता ना तो गड़बड़ हो जाता, सवाल नहीं कर लेता। ABCD ऐसे ही लिखना, ठीक। फिर बोल रहा BAC 40 डिग्री, देखो एक तो यही गलती हो रही थी, BAC 40 डिग्री है और CAD ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर ये 40 है तो ये तुम्हारा 90 हो जाएगा। 90 क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होगा। और अगर ये 40 और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये तुम्हारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिस वजह से अगर ये 50 डिग्री है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 130 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो, अब चूंकि यह एक समलंब है, ठीक है ना, और समलंब का मतलब हुआ कि आपका एक जोड़ा समांतर होता है। अगर ये जोड़ा तुम्हारा समांतर है और यह एक तिरछी रेखा है जिसमें एक 130 है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 50 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने आपको थ्योरम बताया हुआ था कि समांतर रेखाओं के केस में एक ही कोण के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरा पोर्शन जो आपका आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन ये 50 डिग्री हो जाएगा। इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये मामला क्लियर हो गया है। देखो अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए। पहली बात तो ABCD एक समलंब बोल रहा है, तो ABCD नाम ऐसे ही रहेगा। प्राय करके गणनी क्या है कि ABCD कर देते तो फिगर पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। ये 130 वाला जो है, हाँ क्या 130 वाला आपको समझ नहीं आ रहा? देखिए भाई साहब, अगर आपका एक सर्किल यहां पर मैं ड्रा कर देता हूं और यहां पर एक आपका चतुर्भुज खींच देता हूं, ठीक है, जो सर्किल को इवेंचुअली टच करेगा, ठीक है, ये टच करना चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं टच करवा देता हूं, ये रहा। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की कहानी क्या होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होती है इनका सम 180 डिग्री होता है। याद आ रहा है? ठीक है। जिस वजह से अगर ये आपका 50 डिग्री है, अगर ये आपका 50 डिग्री है तो इसको कितना होना है? 130। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो डाउट। देखो मेन क्या है कि पिछली बार में ABCD हो गया था, है ना, जिस वजह से ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला हो रहा था। बात समझ में आया? ABCD एक जैसा नाम उसी तरह में आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ूंगे, हाँ चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज ABC और RQP आपस में समरूप है, ठीक है, ये आपका चिन्ह ही समरूपता है।
ठीक है, आपस में समरूप है। समरूप मतलब क्या होगा कि उनका दिखने में तो सब कुछ लगेगा समान है, लेकिन उनका साइज समान होना कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। और समरूपता के केस में होता क्या है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यही तो है। समान समता में भुजाएं भी बराबर होती है, लेकिन समरूपता में भुजाएं भी बराबर होती है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें AB 4 दिया, BC 6 दिया, AC 5 दे दिया है, इन दोनों का एरिया दे दिया है 9:4, ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा कि जो एरिया होता है वो साइड्स के स्क्वायर का बराबर होता है। जो आपको भुजाओं का अनुपात मिलता है उसी का स्क्वायर जो होता है वही आपका एरिया होता है, सही है ना। आप पूछा PQ किसके बराबर है, तो पहली बात तो हम यहाँ लिख ले त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज RQP, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, AB के समरूप RQ होगा, BC के समरूप QP होगा, AC के समरूप RP होगा, ठीक है ना। और फिर दिया हुआ एरिया जो है ABC का, ट्रायंगल ABC का जो एरिया है और जो एरिया आपके ट्रायंगल PQR का है ये बराबर दिया हुआ 9:4, 9:4। तो इनकी जो भुजाओं में अनुपात होगा, अच्छा भुजा कौन सी पूछ रहा है, PQ। तो अगर PQ की हम बात करें तो PQ के समरूप कौन है, BC। तो अगर आप भुजाएं PQ बटे BC ले लो बाई द वे, तो PQ और BC का जो अनुपात होगा वो एरिया के वर्गमूल के बराबर होगा। भाई अगर भुजा का वर्ग क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकालोगे तो भुजा मिल जाएगी आपस, है ना, समझ में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये, तो ये आ जाएगा 3/2। कैसे होना समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा PQ हमसे पूछ ही रहा है और BC का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, PQ बराबर 3/2 × 6, 2 से 3 बार में कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3×9 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं है, 3/2 तो ठीक है हमारा। BC का मान 6 ही तो दिया है ना, BC रहेगा भैया जी, हाँ BC बटे PQ रहेगा। अच्छा हाँ देखो यहाँ पर एक बड़ी एरर हो गई यार, देखो यहाँ पर एरर क्या हो गई, देखो बड़ा अच्छी बात है ये गलती होना भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि भाई त्रिभुज ABC का 9 है, PQR का 4 है, तो ऊपर साइड भी ABC का रहेगा और ABC की साइड है BC और PQR की साइड क्या है आपको पूछ ही रहा है, BC के करस्पॉन्डिंग PQ है, ठीक है, जो पूछ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, अब जो है PQ का मान, पहली बात तो यहाँ पर हम 3 गुणा कर दे तो ज्यादा अच्छा है, हम यहाँ पर BC का मान भर देते हैं। BC का मान क्या है 6 बटे PQ बराबर 3/2, 3 गुणा कर दो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 × PQ बराबर 6 × 2, PQ बराबर क्या आ जाएगा 6 × 2/3, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। हाँ भाई समझ में आया इसमें क्या हुआ था ना, ऊपर ABC का ही रहेगा ना भुजा और नीचे PQ आती है, ठीक है, नोट कर लो। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये तो बेसिक सा फंडा है, पहले भी पढ़ाया जा चुका है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बताने चलूं मैं।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिया है। वृत्त के बाहर बिंदु P से, ठीक है, PAB एक छेदक रेखा है तथा PT वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच देता हूँ, ठीक है ना, हाँ, जिसका केंद्र मान लिया जाए O है, ठीक है ना, फिर क्या कर रहा है कि PT एक स्पर्श रेखा, PAB एक छेदक रेखा है, ये तुम्हारा हो गया PAB और ये तुम्हारा हो गया PT, ठीक है ना। तो ये हो गया PT जो स्पर्श रेखा है और ये हो गया PAB जो एक छेदक रेखा है, ठीक है। ऐसे केस में आपका थ्योरम आता है, वो ये रहता है कि जो PT का स्क्वायर है वो होगा PA गुणे PB, यह एक थ्योरम आता है, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा, PT का स्क्वायर बराबर PA गुणे PB। P ही आपका जो है मेन पॉइंट है, इसी से सब चलना है, PT चलना, PA चलना, PB चलना, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, यदि PT 5 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, PA 4 सेंटीमीटर दे दिया और AB को X दे दिया, AB को सिर्फ X दिया है, तो X का मान क्या होगा, PT वर्ग मतलब क्या होगा 5 का स्क्वायर, PA मतलब 4 हो गया और PB मतलब क्या हो गया X धन 4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 25 और 4 को इधर ले तो बटे 4 बराबर X धन 4 हो गया और X की वैल्यू क्या होगी 25 बटे 4 माइनस 4, 4 चौके 16, 25 में से 16 गया 9, 9 बटे 4, 9 बटे 4 को क्या कहोगे 2.25। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, तो ये डायरेक्ट थ्योरम पर लग रहा है। इजी क्वेश्चन था, अगर फार्मूला याद है तो आप कर सकते हो और फार्मूला याद करना कोई कठिन काम इसमें नहीं है। तुम्हें मेरी दिक्कत तो नहीं हो रही है? आगे बढ़ा जाए, देखो ABC में AD माध्यिका है तथा GAD पर एक ऐसा बिंदु है कि AG और GD का रेशियो 2:1 है, तो उनके एरिया का रेशियो बताना है। भाई तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जो आपकी भुजाएं होती हैं उसी के वर्ग के रूप में आपका एरिया मिल जाता है ना, ये उस तरीके से लग सकता है, देखा जाए। ये तुम्हारा हो गया ट्रायंगल ABC। हालांकि यहाँ पर एक चीज और लग सकती है कि माध्यिकाएं जो है त्रिभुज को, ठीक है ना, जिसमें AD माध्यिका है, चलो भाई AD माध्यिका हो गई। G जो है AD पर एक बिंदु है, G एक बिंदु है और कैसा है कि AG 2:1। अब कहने का सीधा मतलब कि G यहाँ केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक का ही काम है माध्यिका को 2:1 में बांटना। अब पूछता है कि BDG का एरिया, BDG मतलब ये इसका एरिया, ठीक है ना, और ABC का एरिया का रेशियो क्या होगा, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं जो है अगर इसको आगे ड्रा कर देता हूं तो यह भी एक माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि केंद्रक से जाने वाली हर एक रेखा माध्यिका ही है। और अगर मैं इसको ड्रा कर दूं बाई द वे,
तो यह भी माध्यिका हो जाएगी, और ये भी एक होगा, यह 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 भी एक होगा, क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। तो कहने का मतलब कि जो BDG है, BDG इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जो तुम्हारा ABC है उसकी वैल्यू हो गई 6, तो आंसर आपका आ गया 1 काम खत्म, एक लाइन आंसर। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि जो यहाँ पर G की बात कर रहा है, ये G कुछ और नहीं है, केंद्रक। बात समझ में आ गई ना? और केंद्रक क्यों है? क्योंकि इसने माध्यिका को 2:1 में बांटा। ठीक, बोलिए, समझ में आया ना? आगे बढ़ा जाए। ये आपका क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, AC बराबर 63 सेंटीमीटर और BC बराबर 65 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो 16, 63, 65 एक पाइथागोरियन त्रिकोण बनाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका एक बन जाएगा राइट एंगल, ठीक है ना? जिसमें तुम्हारा BC 65 है। तो अगर BC 65 है तो तुम्हारा यहाँ 65 लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा BC, जो कि है तुम्हारा 65 सेंटीमीटर। ठीक है? अच्छा, ये है तुम्हारा A। तो AB हो गया 16 सेंटीमीटर, AC हो गया 63 सेंटीमीटर और BC हो गया 65 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है इसकी लंबाई। ये है मध्य बिंदु। ठीक है? ये है तुम्हारा मध्य बिंदु है। ठीक है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो आपका ये मध्य बिंदु है यहाँ से, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम यहाँ से एक जो है परिवृत्त खींच सकते हैं यहाँ से। ठीक है? और ये मध्य बिंदु है, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक चीज मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कि जो AM होता है, जो CM होता है और जो BM होता है, ये आपस में ये तीनों कैसी होती है? बराबर होती है। ये बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों त्रिज्याएं हैं। यह भी तुम्हारा रेडियस है, यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो AM का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CM या BM, जो कि BC का क्या होगा? आधा होगा। तो BC कितना होगा? 65/2, तो मेरी बात 32.5 मीटर। ठीक है ना? ये आपका हो गया सोल्यूशन। अल्टरनेटिवली अगर मान लीजिए कि ये चीज नहीं समझ में आती है, अल्टरनेटिवली अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, तो आप इसमें अपोलिनियस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है? वो होता है AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में तुम्हारा AM वर्ग प्लस CM वर्ग। ठीक है ना? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे AB वर्ग क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग, AC वर्ग क्या हो जाएगा? 63 का वर्ग बराबर 2 ब्रैकेट में AM पूछ ही रहा है तुमसे, और CM क्या हो जाएगा? 65 का आधा, 65/2 का। ठीक है ना? तो 16 का वर्ग हो जाता है 256, और जो आपका 63 का वर्ग होगा, 63 का वर्ग, तो 63 × 63 अगर आप करते हो, ठीक है ना, 36 18 36 36 37
9 6 9 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 39 मिलीमीटर, ठीक है ना। और आपका ये हो जाएगा 2 AM का वर्ग, और 65 का वर्ग आता है 42/4, ठीक है ना। फिर आप इसको आगे साथ करो, ये आ जाएगा 42/25 बराबर 2 AM का वर्ग प्लस 42/25/2, उसको उधर लीजिए। 42/25 में से 42/25/2 अगर आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 AM का वर्ग, और ये तुम्हें मिलेगा 42/25/2, ठीक है ना। ठीक है ना, 2 का ये 2 गुना हो जाएगा, और 2 गुना में से 1 गुना घटाओगे तो यही वैल्यू बनेगी बटे 2 AM का वर्ग। तो फिर AM का वर्ग क्या हो जाएगा बराबर नीचे 42/25/4, और ये AM बराबर क्या हो जाएगा 65/2। आप वर्ग ले लोगे तो अंदर रूट मिलेगा, और इस तरीके से वैल्यू आएगी 32 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर एक चीज तो ये हमें पता चल गई कि अगर हमने पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त कर लिया, तो उस केस में अगर ये आपका माध्यिका ऐसे बन रहा है तो आप ये सिखा के ये दोनों की त्रिज्याएं हो जाएंगी, यह भी त्रिज्या हो जाएगी, ये तीनों आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। तो AM की जो वैल्यू होगी वो इसी CM या BM के बराबर होगी, जो 65 का आधा है। तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको अपोजिलियस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। सही बताया था नहीं आपका पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, सही बात है।
एक वृत्त की जिमाएं एबी और सीडी को जब बढ़ाया जाता है तो वृत्त के बाहर पी पर मिलती है। यदि एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर और पीडी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो पीबी का मान क्या है? ठीक है, मतलब एक वृत्त, पहली बात तो बराबर। फिर इसमें एबी और सीडी है और इनको बाहर मिलाया गया इस तरीके से, ठीक है। तो जिमाएं हमारी क्या है? जिमाएं है एबी और सीडी और ये बाहर जाकर के पी पर मिलते हैं, जहाँ एबी 6 दिया हुआ है, सीडी 3 दिया हुआ है, पीडी 5 दिया हुआ है और पीबी का, ठीक है ना। तो जैसे देखो अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया है कि अगर एक इस तरीके से छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है तो ये पीटी और ये पीए है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पीटी का स्क्वायर पीए इंटू पीए, ठीक है। और जब दोनों ही आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहेंगी, ठीक है, दोनों ही छेदक रेखाएं होंगी तो पी आपका मेन पॉइंट है, पहले मैंने बताया था। तो पीबी गुणे पीए बराबर पीडी गुणे पीसी, यही आपका फार्मूला है। पी से ही आप सारे पॉइंट्स को टच करोगे, पीबी पीए पीडी पीसी। बात समझ में आ गया? तो अब क्या क्या दिया हुआ है? पीबी तो मालूम नहीं है, वो मान लो x, पीए हो जाएगा x + 6, फिर पीडी आपका दिया हुआ 5 और पीसी हो जाएगा 8। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा आपका x² + 6x = 40। देखो यहाँ पर एक और मेथड था, अगर आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पर जो x पूरे x + 6 है तो इसको ऐसे दो भाग में तोड़ो ना जिसका डिफरेंस 6 है, ऐसे दो भाग तो उसको हम पक्षांतर कर दीजिए, उसके बाद करते हैं। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि आप 40 को इधर दे दीजिए और इसको जो है -40 करके आप इसको सॉल्व करिए, बात वही है। 40 का यहाँ पर जो है आप करिए फैक्टर, गुणनखंड करिए, ठीक है ना, गुणनखंड करिए। तो क्या होगा इसका गुणनखंड? 2 गुणे 5 और उसमें 2 ऐसा पेयर उठाइए कि आपका देखो अभी देखो इस साइड से इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस का क्या होता है? मतलब आपको गुणे में ऐसी सेटिंग करनी है कि माइनस के बाद 6 है, माइनस करने पर 6 है, 10 माइनस, तो वो ऑब्वियस बात है तुम्हारा 2 × 5 = 10 और 2 × 4, 10 और 4 माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसको भी यहाँ पर आपको सॉल्व करना, ठीक है ना। मैं इधर का क्वेश्चन क्लीन कर रहा हूँ। तो आपका कैसे हो जाएगा? x² + 10x - 4x - 40 और ये हो जाएगा x - 4 और x + 10, ठीक है ना। तो x बराबर 2 मानना है, एक आया 4, एक आया -10। भाई आप 0 से इक्वेट करोगे तो 4 आएगा और -10 आएगा, -10 तो इम्पॉसिबल है, 4 ही एक संभव है, उसका आंसर क्या है? 4। समझ में आया कि कोई डाउट तो बोलो, है ना। और अगर यही तुम ऐसा कर देते 40 को 2 भाग में तुम देते, एक को कर देते 10 और एक को कर देते 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या भरोगे कि 40 आएगा? 4 भरोगे तभी तो 40 आएगा भाई, 4 × 10, 10 भरोगे तो थोड़ी आएगा। तो यहीं से 10 तुम्हारा कट जाता है और 104 आएगा, तो तुम्हें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आया कि नहीं आया? 40 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि उनका डिफरेंस 6 आना चाहिए, तो 4 और 10 में हमने तोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है x आ गया 4 और ये 10 क्या है? 10 4 10 6 है। बात समझ में आया ना। तो यही से 4 को लिख देते, ठीक है। चलो नोट कर लो।
आगे बढ़ा जाए। हो गया नोट? कितना बाकी है? आज 50 तक पहुंच नहीं ना, 45 है, 5 और बचा है ना। चलो ठीक है, आगे आगे। त्रिभुज एबीसी में पीबीसी पर स्थित एक बिंदु है कि बीपी और पीसी दो एकापिक हैं, ठीक है। यह तुम्हारा एक बनेगा त्रिभुज ए बी और, ठीक है। यहाँ पी जो है वह बीसी पर एक स्थित बिंदु है, और कैसे पी 2 और 3, ठीक है ना, ऐसे। और पी जो है बीपी का बिंदु, तो ये क्यू जो है तुम्हारा बीपी का बिंदु। अब क्या क्या रहा है? ए बी क्यू अलग ही क्या हो गया? बीपी का बिंदु। अच्छा, क्यू यूनिट पॉइंट ऑफ बीपी। अच्छा ठीक है, एक मिनट। तुम्हारा जो क्यू है वो बीपी का बिंदु, इसका बिंदु, ये है तुम्हारा क्यू, ठीक है ना। अब प्लीज क्या रहा है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को हम कैसे टैकल करेंगे। पहली बात तो अगर ये तुम्हारा 2 रेशियो है और ये तुम्हारा, इसको काले से लिख देता हूं, ये 2 रेशियो है, ये तुम्हारा 3 रेशियो है, क्यों तुम्हारा मेरे पॉइंट है, तो ये 1 हो जाना है, ये 1 हो जाना है। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपका, ठीक है, एक ही आधार है भाई, ठीक है। अब इस पर तुम चाहे जितने चाहो उतने त्रिभुज बना, लेकिन अगर यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पर मैं 2 लाइन खींच देता हूँ, 2 लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ पर तुम जितने मर्जी उतने त्रिभुज बना दो, जितने मर्जी, इन सबकी हाइट सेम होगी, जो हाइट होगी इन सभी ट्रायंगल्स की ना, h, ये सब सेम होगी। तो अगर तुम्हारा एक ही शीर्ष होता है और इस शीर्ष से तुम 2 त्रिभुज बनाते हो, ऐसे एक ही लाइन, एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है ना, एक त्रिभुज ये बनाया, चाहे एक त्रिभुज तुमने ऐसे बनाया, इन सभी के हाइट सेम, और वो हाइट क्या है? वो एकदम सीधी रेखा 90 डिग्री, यही हाइट है। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाइट मतलब क्या होगा? इसके शीर्ष से 90 डिग्री की रेखा, वही तुम्हारी हाइट है, 90 डिग्री की रेखा। और वो इन सारे त्रिभुजों के लिए सेम रहेगी, या वो 2 समांतर रेखाओं के बीच खींची गई, या एक सीधी रेखा और एक ही शीर्ष के बीच खींची गई, इन सभी की जो हाइट होती है वो सेम है। बात मेरे लिए समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं एक रेखा, अगर मान लो कि एक ये है और एक ऐसे, अगर मैं मान लो एक त्रिभुज ऐसे बनाता हूं भाई, तो उसकी हाइट क्या रहेगी? तुम्हारी हाइट बोलो सही है कि गलत? बोलो सही है कि गलत? और अगर मैं मान लो एक त्रिभुज ऐसे बना देता हूं, उस केस में भी यही 90 डिग्री की रेखा हाइट बता है, रेखा लाइन बताओ। तो 2 त्रिभुज बड़े से हैं, लेकिन इनकी हाइट यही है, हाइट सेम है बिल्कुल, बदल क्या रहा है? इनके सब साइड्स, इनकी भुजाएं अलग अलग है, लेकिन इनकी जो हाइट है वो कैसी है? सेम टू सेम। इसी का हम यहाँ पर हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, त्रिभुज एबी क्यू और त्रिभुज एबीसी लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज एबी क्यू, त्रिभुज एबी क्यू का क्षेत्रफल एरिया और त्रिभुज एबीसी का एरिया,
अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है नहीं होता है? तो ए बी क्यू की अगर मैं बात करूं तो आधा गुणे ए बी क्यू मतलब ये वाला पोर्शन, इसका आधार एक हो गया, बोलो आधार एक हो गया, ऊंचाई मान लो अच्छे से। त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करो तो ए बी सी का आधार ये है, ये इतना, मतलब कि आधार गुणे 5 है ना, और ऊंचाई इसकी भी अच्छी मिली है। जैसे यच कट जाना है, आधा से आधा कट जाना है, वैल्यू आ गई 1:2। बात मेरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? लेकिन इसका मेन थ्योरम क्या है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच जितने चाहो त्रिभुज खींच लो, इन सबकी ऊंचाई सेम रहेगी। और दूसरी बात कि अगर एक बिंदु और एक रेखा, इसके बीच जितने मर्जी तुम त्रिभुज खींच लो, लेकिन शीर्ष यही रहना चाहिए, इन सबकी ऊंचाई कैसी रहेगी? सेम रहेगी। बात मेरी समझ में आई कि नहीं है? इन दोनों थ्योरम्स में से इसका इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना? तो आप इन दोनों को डिनोट करो, इसका सॉल्यूशन नोट करो। ये दोनों थ्योरम जरूर नोट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसका इस्तेमाल बाद में भी हो सकता है, बाद में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर किसी को ये सब थियरी ना मालूम रहे तो ये इस्तेमाल को कर पाने में बड़ा मतलब दिक्कत महसूस करेगा। हाँ, हो ही नहीं पाएगा बेसिकली। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे केंद्र O वाले एक वृत्त, चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 132 अंश का कोण बनाते हैं। ये तुम्हारा हो गया वृत्त, ठीक है ना? और चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 132 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है ना? जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पर एक चीज बात आती है ना कि अगर कोई चाप, ठीक है ना, 180 अंश से कम का कोण अंतरित करे, ठीक है ना, मतलब कि वो लघु चाप है। और अगर वो 180 अंश से ज्यादा का कोण अंतरित करते हैं मतलब कि वह दीर्घ चाप है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये जो 132 अंश का कोण अंतरित कर रहे ABC वो एक लघु चाप है। यहाँ पर 132 अंश का कोण अंतरित कर रही है और इसका नाम क्या है? A, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं B और ABC 132 अंश का कोण अंतरित कर रही है। भाई आप ये बात है, जब भी आप एक चाप लेते हो तो ये लघु चाप बनता है, एक आपका दीर्घ चाप बनता है।
पहचान कैसे होगी कि ये लघु है कि दीर्घ है, ये छोटा है कि बड़ा है। अगर वो 180 से कम कैलकुलेट कर रहा है तो छोटा है और बड़ा है तो ठीक है। जीवा ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। जो जीवा ए बी है इसको पी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। सी बी पी का मान क्या होगा? सी बी पी का मान ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, उसका 132 है तो उसका आधा हो जाएगा, राइट वाला कौन सा? नीचे वाला बी का। नीचे वाला इसको आप करो आधा होगा नहीं, जैसे 90 नहीं वो नहीं। देखो इसमें करेंगे कैसे कि हम इसको यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे और चूंकि ये 132 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 66, ठीक है। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना तो दुगना होता है और वृत्त की परिधि पर बना तो। अब यहाँ पर एक थ्योरम आता है, वो थ्योरम ये आता है कि चक्रीय चतुर्भुज के केस में जो आपका बाहरी कोण होता है ना, बाहरी कोण ये सुदूर स्थित कोण के बराबर है। मतलब कि ये जो है ये 66 के बराबर है एक लाइन में। जैसे अगर तुम्हारा यह एक चक्रीय चतुर्भुज है और हमें बना तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर है, वो इसके भी बराबर नहीं होगा, इसके भी बराबर नहीं होगा, इसके वो इसके दूर वाले के बराबर जो इसके ठीक अपोजिट में। बात समझ में आई? तो एक लाइन में इसका आंसर क्या आ गया 66 आ गया। अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते थे कि भाई तुम्हें ये भी पता चल जाए कि 66 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है ये 180 नहीं होगा, तो ये भी तो आपको मालूम है कि अपोजिट का सम 180 होता है। और चूंकि यह एक लीनियर रेखा है, यह एक हमारा सरल रेखा है, तो ये वाला जो कोण है क्या बनेगा? ये बनेगा 180 में से इसको घटा दो तो ये क्या है? ये 180 और जो घटाओ 180 का क्या आंसर आएगा? दोनों तरीकों से। हाँ क्या चीज? वही रेखा का नियम। हाँ सरल रेखा का नियम निकाल दिया। दोनों तरीकों से कर सकते। यहाँ पर एक थ्योरम भी आपका आ जाता है कि आपका चक्रीय चतुर्भुज के केस में जो बाहर कोण होता है वो किसके बराबर होता है? जो आपका दूर में और इसके विपरीत स्थित कोण है उसके बराबर, ठीक है ना? नोट कर ठीक है। तो ये थ्योरम किसमें काम करेगा? सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज में काम करेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। जीवा के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारा हो गया वृत्त, ये इसका हो गया केंद्र, ठीक है ना। और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। ये है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है।
कोई मुझे बताएगा इस जीवा की लंबाई में कैसे निकालें? वही जैसे मैट्रिक्स रेडियस हो गया इसको मिला दिया जाए, सही है, और इसको मिला देंगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? रेडियस ये रेडियस हो जाएगा। अब बताओ ये 13 हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना होगा? 14 हो जाएगा पूरा। तो 12 हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 24। इसको तो यार मौजूदी ना करो, बाद में निकालेगा। कोई दम ही नहीं था इस सवाल में कि ये बता पीवी एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पी से वृत्त किस पर से लिखा है, ठीक है ना? तो एक मैं वृत्त बनाता हूँ पहले। वृत्त का बड़ा इस्तेमाल है। ये रहा बाहर एक बिंदु पी, जिससे ये बन गया पी। देखो कि छेदक रेखा बन गई हमारी, इसको इस पर से बनाना, ये हो गया पी और ये हो गया पी, ठीक है? पी और सी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पी से वृत्त किस पर से लिखाए हैं, ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र क्या है? ओ, ठीक है ना? ए तथा बी वृत्त पर स्थित बिंदु, ठीक है? ए पी बी 40 डिग्री है, और ओ ए बी पूछ रहा है, ओ ए बी ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है? इसको यहां से मिला दो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हो गया, ठीक है ना? देखो पूछ क्या रहा, ओ ये वाला पूछ रहा है, ये 40 डिग्री। मुझे ये बताओ कि अगर एक वृत्त है और अगर यह एक स्पर्श रेखा है, अगर मतलब केंद्र से मिला रेखा है, यहाँ कितने इसका कोण है? 90 इसका कोण है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 90 होगा, ये कह सकता हूँ कि ये भी 90 होगा। 90 90 180, ये 40 सही है, तो अब ये सी बात है कि ये होगा 140। दोनों होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों अगर 180 हो गए तो इन दोनों को भी 180 होना पड़ेगा। एक 40 है तो एक 140 हो जाएगा। बात समझ में आ रही थी? कोई डाउट है? अब मुझे ये बताओ कि OA और OB बराबर है, लेकिन क्यों? OA और OB बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है ना? और अगर रेडियस है तो बराबर होंगे, और अगर OA OB बराबर है, और अगर मैं इस कोण का नाम दे देता हूँ 1 और इस कोण का नाम दे देता हूँ 2, ठीक है ना? तो तुम्हारे त्रिभुज OAB में ये OA के सामने वाला कोण 2 होगा और OB के सामने वाला कोण 1 होगा, और ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना? और चूंकि ये तुम्हारा 140 है तो इन दोनों का योग होता है 40। तो आप ये सी बात है कि इन दोनों का मान होगा 40/2, 20 डिग्री के लिए दोनों हो जाएंगे। दोनों नहीं समझ में आया? और कोई डाउट है इसमें? हाँ, ये क्यों नहीं समझ में आया? OA OB तुम्हारे बराबर है क्योंकि त्रिज्याएं हैं। अब अगर तुम OAB वाला अगर तुम त्रिभुज निकालो, ये वाला त्रिभुज निकालोगे, तो इस वाले त्रिभुज में OA के सामने का कोण 2 हो जाएगा, ये वाला सिर्फ इतना, और OB के सामने का कोण 1 हो जाएगा। और हमें मालूम है कि अगर एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी तो बराबर होते हैं, नहीं होते बराबर? तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? कोण 2 बराबर कोण 1, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? अब यहाँ आगे देखो, अगर ये 140 है तो बचे हुए दोनों कोण का मान इन टोटल 40 होना है, और चूंकि बचे हुए दोनों को आपस में बराबर है तो 40/2 हर एक को 20 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 20 डिग्री है।
ये वाला। अब आते हैं आपके लास्ट सवाल पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। और एक लाइन में इसका आंसर मैं बताऊं तो 4 आएगा। 4 कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है r/a/2 और जो कैपिटल R होता है मतलब परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/2। ठीक है ना? तो इससे हमें क्या मिलता है कि R और कैपिटल R में जो अनुपात है वो आता है 1:2, जिसमें परिवृत्त की त्रिज्या दे दी है 8 सेंटीमीटर। तो इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एक लाइन में हमको समझ में आ गया। तो बस अब इसके साथ आपका लेक्चर खत्म हुआ है। कौन सा सवाल? नहीं 22वां है ही नहीं ना कुछ, 22वां ब्लैंक है। ठीक है, अब ये आपकी 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो फिनिश होगी।